एवरीवन हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का ऑन इक्वालिटी का पार्ट 2 अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कांता की स्टोरी की कैसे उसके लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन हुई थी क्योंकि वो पुअर थी। और इक्वल राइट टू वोट पढ़ा था हमने जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में होता ये है कि सबको वोट करने का अधिकार होता है। हमारे इंडिया में 18+ एज रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। कांता उनमें से एक थी जो कि इंडिया में रहती थी और उन्हें वोट करने के लिए इक्वल राइट मिला हुआ है, पर उनके डेली लिविंग कंडीशंस डिफरेंट थे, इक्वल नहीं थे क्योंकि वो पुअर थे। इंडिया में जो पुअर होते हैं उनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे और 2 नई स्टोरीज़ जो कि हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज़ की। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इनइक्वालिटी जो होती है, वो कौन सी होती है? कास्ट सिस्टम। तो आज हम लोग कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो तो आपने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि जो दलित्स होते हैं, दलित्स का मतलब होता है ब्रोकन, और उन्हें सबसे लोअर कास्ट माना जाता है, अनटचेबल्स। एक तो उन सब के लिए एक अलग कुआं, अलग बैठने की जगह, अलग, उनके लिए सब कुछ अलग अलग होता है। ओके। और अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हो तो आपने ये इतना नहीं देखा होगा क्योंकि अर्बन इंडिया के लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो अब कास्ट सिस्टम पे इतना बिलीव नहीं करते हैं। बट वहाँ पे भी होता है क्योंकि आप अगर ये देखिए, ये है न्यूज़पेपर में जो मैट्रिमोनियल्स होते हैं, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आती है शादी वादी के लिए, ठीक। तो इस एडवर्टाइजमेंट में देखिए, इनको बस एक तमिल ब्राह्मण चाहिए, उसे हाईलाइट किया गया है कि तमिल ब्राह्मण चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आपने पिछले क्लास में एक स्टोरी पढ़ी होगी भीमराव अम्बेडकर के बारे में, स्टोरी 6th क्लास के बुक में। सो दलित टर्म होता है सो कॉल्ड लोअर कास्ट का, जिन्हें ब्रोकन माना जाता है और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जो कि एक फेमस दलित राइटर हैं जिनका जन्म 1950 में हुआ था। और ये एक फेमस दलित राइटर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में लिखा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखी जाने वाली बुक, कथा, खुद के लाइफ स्टोरी पे, ठीक। तो वो जूठन जो उनकी बुक थी उसमें लिखते हैं कि उन्हें सबसे क्लास में अलग बैठाया जाता था और जब वो आते थे तो डोर मैट को हटा दिया जाता था, डोर मैट कह रहे हैं, जो मैट था उसे हटा दिया जाता था उनके आने से पहले ही। उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था डोर के पास। और कभी कभी तो क्या होता था, पीछे के बच्चे मुझे मारते थे, पीछे के बच्चे जो होते हैं वो मुझे मारते थे बिना किसी मतलब के। और जब मैं 4th क्लास में था तो जो मेरे हेडमास्टर थे वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड साफ़ करना है। प्लेग्राउंड, वो लिखते हैं कि प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था और मैं बहुत छोटा था, मैं उतना साफ़ नहीं कर पा रहा था, मेरे बैक में पेन हो गया था, मेरा पूरा मुंह डस्ट से कवर हो गया था, मेरे मुंह में डस्ट चला गया था। So next time, the other children in my class were studying and I was sweeping. जो सारे बच्चे थे वो सारे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं यहाँ पे सफाई कर रहा था। हेडमास्टर अपने रूम में बैठ के मुझे वॉच कर रहे थे। मुझे पानी तक पीने की इजाज़त नहीं थी। मैंने पूरा दिन साफ़ सफाई की, डोर साफ़ किए, विंडो साफ़ किए, स्कूल के सारे रूम साफ़ किए। सारे टीचर बच्चे मुझे देख रहे थे, ठीक। और मुझे ये सारा काम और 2 दिनों के लिए करना था। सो
और ये सारी चीज़ें ख़त्म कब होती हैं, जब उस ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पापा वहाँ से स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं और वो अपने बेटे को देखते हैं कि मेरा बेटा सफाई कर रहा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पापा ये कहते हैं कि मैं अभी तो इसे लेके जा रहा हूँ यहाँ से, पर इसके जैसे हज़ारों इसके जैसे और आएंगे और यहीं पे पढ़ेंगे। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बींग ट्रीटेड अनइक्वली बाई हिज टीचर एंड क्लासमेट्स? इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट हाउ यू फील एट द सेम सिचुएशन। हाँ, तो क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को क्यों इतना बैडली ट्रीट किया जा रहा था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में होगा। और हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। हाँ, तो सेकंड स्टोरी बेस्ड है। इंडिया के लार्जर सिटीज़ में बहुत बार होता है, ये सबके बहुत लोगों के साथ होता है कि जो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे वो सिटी में आते हैं और एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं रेंट के लिए। तो उनके पास इतनी मनी थी कि वो आराम से रेंट पे कर सकें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी रेंट पे करने में। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए अपार्टमेंट्स ढूंढ दिए जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो जो डीलर था वो कुछ अपार्टमेंट्स ढूंढता है, ठीक। और वो जब पहले अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो अंसारीज़ को वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है, पर जो लैंड लेडी होती है, मतलब जो किराएदार होता है, ठीक, जो हाँ, तो वो जब उनको उनके नाम पता चलते हैं अंसारीज़ के, ठीक, तो वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हम आपको यह हाउस नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीट नहीं खाता, ठीक। यहाँ पे सब यहाँ पे कोई भी वेजिटेरियन नहीं है, ठीक। तो जो बोथ अंसारीज एंड प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस, क्योंकि बगल के घर से फिश कुक होने की स्मेल आ रही थी। ओके। हाँ, तो जो सेम एक्सक्यूज़ था वही रिपीट हो रहा था 3-4 सारे अपार्टमेंट्स में, ठीक। तो जो फाइनली प्रॉपर्टी डीलर थक हार के वो कह देता है कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए और अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार बोलिए, ठीक। पर अंसारीज़ को ये अंसारीज़ नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये उनकी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है। वो क्यों अपना नाम चेंज करेंगे एक अपार्टमेंट के लिए? सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी को भी किसी के रिलीजन से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अंसारीज़ मना कर देते हैं और कुछ और दिनों तक देखते हैं, ठीक। पूरा 1 मंथ बीत जाता है उनको अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, पर फाइनली एक लैंड लेडी होती है जो उनको अपार्टमेंट दे देती है। सो अब ये देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक अंसारीज़ वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली? मतलब अंसारीज़ को कैसे अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था, कौन से बेसिस पे? What will you do if you were the Ansari's position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of your religion you practice? मतलब आप क्या सोचते, आप क्या करते इस सिचुएशन में जब आपके रिलीजन जो आप प्रैक्टिस करते हो उस वजह से आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता? क्या आप रिलीजन चेंज कर लेते हैं या अंसारीज़ की तरह ढूंढते रहते हैं? सो अब हम देखेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। So now let's see. You have understood by now that caste we are born into, the religion we practice, the class or background we come from, whether we are male or female,
These are often things that determine why some people are treated unequally. आपने ये दोनों स्टोरीज़ को पढ़ के ये देख चुके होंगे कि कैसे अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। जिस बैकग्राउंड से आप हो, ठीक, आप वही बैकग्राउंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर हमारा इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप अपना चेंज कर सकते हो। If you were one of Ansaris, how would you have responded to the suggestion that you change your name? मतलब ये जो सजेशन मिला था अंसारीज़ को कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते? कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटीज वॉज वायलेटेड? हाउ डिड दिस मेक यू फील? मतलब क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन? ठीक, आपको कैसा लगता अगर आपके साथ होता? तो इन दोनों का आंसर और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सो नाउ लेट्स सी, when the person are treated unequally, their dignity is violated. Violated का मतलब होता है ठेस पहुंचाना या फिर हर्ट करना। डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि and Ansaris were violated because in the way they are treated by picking him and making him swing। मतलब बस उस एक ही बच्चे को उठा के पूरे स्कूल की सफाई करवाई जा रही थी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की डिग्निटी को हर्ट कर रहा था। और जैसे आपने देखा कि अंसारीज़ को अपार्टमेंट बस इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो मुस्लिम्स थे, उनका रिलीजन डिफरेंट था। ठीक, तो इससे इन दोनों की डिग्निटी को हर्ट हुआ। तो सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक, जो सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और मतलब अगर मैं टीचर हूँ, ठीक, तो मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप मेरे साथ किसी भी तरीके से ऐसे बात नहीं कर सकते। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक, तो आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि कोई भी आपसे गंदे तरीके से बात नहीं कर सकता है। ठीक, आप अब हम देखेंगे ये यहाँ पे दीवार फिल्म जो है दीवार, ठीक, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने काम किया था और उनका एक डायलॉग था कि मैं अभी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो ये दीवार फिल्म का डायलॉग था जो कि 1975 की फिल्म थी। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या हुआ था। दो आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग अपना जूता साफ़ करवाते हैं, जो शूज़ था उनका, ठीक, और जो आदमी होता है वो उन्हें फेंक के पैसे दे देता है। तो वो जो बच्चा होता है, ये जो बच्चा है, ये उनसे कहता है कि आप मुझे पैसे उठा के दीजिए, मैंने आपसे भीख नहीं मांगी है, मैंने काम करके पैसा कमाया है, तो आप मुझे रिस्पेक्ट के साथ मेरा पैसा दीजिए। ठीक, मैं ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे सारे पर्सन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी रिलीजन, सेक्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो आता हो। अब एजुकेशनल जो इश्यूज़ होता है उस पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, मतलब अब हम लोग देखेंगे। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में यही था, इस पैराग्राफ में ये था कि इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे पर्सन्स को इंडिविजुअल इक्वल मानती है। ठीक, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कोई एक्टर क्यों ना हो। ठीक, और अगर कोई छोटा आदमी होगा
ठीक, जो नॉर्मल पीपल होते हैं अगर वो भी कोई क्राइम करेंगे तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। जैसे सलमान खान ने जो ब्लैक डियर को मारा था तो उस पर उनको पनिशमेंट मिली थी। और वहाँ पे उन्हें पनिशमेंट मिली। तो यही हमारी डेमोक्रेसी को दिखा रहा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा आदमी भी क्राइम करेगा तब भी उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, और कोई छोटा आदमी भी क्राइम करेगा उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दी वीडियो। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसको एक हार्ट मिलेगा, ठीक, हार्ट ना मिला, और उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि किसने फर्स्ट 3 का नाम जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि किसने सही आंसर दिया है। सो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।